हेलो एंड वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियंका गौड, आपके हिंदी की एजुकेटर। तो पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि आपके आपके लिए थोड़ा सा गुड न्यूज़ है। ऑफर है आपके लिए कि 26 जनवरी के पावन अवसर पे हम 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं आपको प्रत्येक कोर्स पे। आप हिंदी का लीजिए, इंग्लिश का लीजिए, जितने भी हमारे पास कोर्सेज चल रहे हैं उन कोर्सेज को लीजिए, आपको मिलेगा 15% का डिस्काउंट। इसके साथ साथ हमारा पेपर 2 हिंदी का बैच हमने लाइव कर दिया है। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको हिंदी का प्रॉपर एक प्रीमियम बैच मिल जाएगा, जहाँ पर हम एक पूरी रणनीति के साथ प्रॉपर दिनों को काउंट करते हुए, प्रॉपर 4 महीने ही बचे हुए हैं उनको यूटिलाइज करते हुए हम पूरा सिलेबस कवर करवा रहे हैं। तो दोनों चीज़ें कि 15% का आपके पास डिस्काउंट है, उसको यूज़ कीजिए। और हमारा हिंदी का बैच लॉन्च हो चुका है, तो वो देखिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि PYQs कि किस तरीके से तो प्रश्न पत्र आ रहे हैं और हमें किस तरीके के माइंडसेट के साथ उनको पढ़ना है, किस तरीके की माइंडसेट की अप्रोच रखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए कि ये PYQs ही है कि किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। कौन सी है जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ठीक है, तो संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी या फारसी, कौन सी भाषा है जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो अरबी है, अरबी भाषा है, वो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो फिर अरबी कहाँ शामिल है? अरबी है शामी भाषा में, है ना। अरबी अरबी शामी भाषाओं में शामिल है। ठीक है, उसके अलावा जब अरबी शामी भाषाओं में है तो आर्य भाषाओं में कौन है? तो आर्य भाषाओं में संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी और यूनानी, लैटिन, प्राकृत, ये सारी आर्य भाषाओं में शामिल है। ठीक है, आगे का हम प्रश्न देखते हैं। एक सेकेंड, आगे का प्रश्न कि शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपयुक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? कि चेचक का टीका लगवाएंगे तो शीतला माता नाराज हो जाएगी। अब ये कौन से उपन्यास में लिया गया है, कौन से उपन्यास की ये पंक्ति है? तो ये उपन्यास की पंक्तियां है देवरानी जेठानी की कहानी की। ठीक है, ये देवरानी जेठानी की कहानी की है ना। अब ये देवरानी जेठानी का उपन्यास किसने लिखा है? पंडित गौरीदत्त शर्मा ने। एक बार ये भी देखिए, पंडित पंडित गौरीदत्त शर्मा। ठीक है, पंडित गौरीदत्त शर्मा ने ये लिखा है। कब लिखा है? 1870 में इन्होंने ये लिखा है। अब ये है किस बात पे? देवरानी जेठानी की कहानी। ये है स्त्री शिक्षा पर कि स्त्री को अगर शिक्षित किया जाए, उसको पढ़ाया जाए, तो किस तरीके से वो अपने घर परिवार का और अपने समाज का उद्धार कर सकती है। तो उस पे ये उपन्यास लिखा गया है कि स्त्री का शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस उपन्यास को इन्होंने गोपाल राय ने प्रथम उपन्यास भी माना है। डॉक्टर गोपाल राय ने प्रथम उपन्यास भी माना है, हिंदी का प्रथम उपन्यास इन्होंने माना है। इसके साथ साथ मध्यम वर्गीय जो बनिया परिवार है उसका इन्होंने वर्णन किया है इसमें। मध्यम वर्ग का बनिया परिवार। तो आप देखिए कि एक एक उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, जिसे लिखा पंडित गौरीदत्त शर्मा ने। कब लिखा? 1870 में। डॉक्टर गोपाल राय देवरानी जेठानी को पहला उपन्यास मानते हैं, हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। इसमें क्या है? स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, मध्यम वर्गीय बनिया परिवार को इन्होंने आधार बनाया है। स्त्री शिक्षा, छुआछूत और भेदभाव, अस्पृश्यता, जो सारी एक सामाजिक बुराइयां हमें नजर आती है, वो आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि
ऋतु वसंत का, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ऋतु वसंत इसको छोड़ते हैं ना, ये टीएस इलियट की आलोचनाओं की विशेषताओं में शामिल है। टीएस इलियट ने अपना जो सिद्धांत दिया है उसमें आलोचना जो करी है उसकी विशेषताओं में शामिल है। कौन कौन सी विशेषताएं शामिल है वो देखते हैं हम, ठीक है। तो इसकी दो विशेषताएं रही हैं, कविता की आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन, और कवि कवि काव्य का माध्यम भर है। ये दो इसकी विशेषताएं रखी, ये दो इसकी विशेषताएं हैं। दो इसकी विशेषताएं, ये पेन बहुत ठीक से काम नहीं कर रहा, अभी हम सीधे रीड आउट करते हुए चलते हैं ना, कि कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, कवि काव्य का माध्यम भर है, ये कहा है टीएस इलियट ने, ठीक है। आगे परिंदे कहानी के पात्र है। अब ये प्रश्न है कि कहानियों के पात्र से है कि एक निर्मल वर्मा जी की कहानी है परिंदे, उनमें 1909 में लिखी गई है, उसके कौन कौन से पात्र है, डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, श्यामनाथ, लतिका। अब इसमें तीन पात्र है, एक तो ये प्रश्न भी गलत छप गया, तो तीन पात्र है, डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट और लतिका। ये तीनों पात्र परिंदे कहानी के हैं। श्यामनाथ है वो परिंदे कहानी का नहीं है, वो चीफ की दावत के हैं, चीफ की दावत जो भीष्म साहनी जी की कहानी लिखी हुई है उस पे है, ठीक है। आगे का प्रश्न है कि तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल भर क्या बयां करूं, यही ख्वाहिश है कि एक तू मुझे देखा करे और दिल हो जा से मैं तुझे देखा करूं। अब ये कौन सी कहानी में आया है, ये जो गीत है कौन सी कहानी में आया हुआ है? तो जब आप कहानी पढ़ोगे आपको गीत ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सुंदर कहानी है। तीसरी कसम कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की ना, तीसरी कसम कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की। आगे का प्रश्न है कि ये है कि ये राइटर्स हैं, ये हमारे कवि हैं और ये उनकी लिखी हुई पंक्तियां है, तो कौन सी पंक्ति किसने लिखी थी ये हम देखेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर मित्रता है, आप इसको एक बार ठीक कर लेंगे, यहाँ पर है मित्रता, मित्रता मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सका है धन। ये पंक्तियां किन्होंने लिखी है? दिनकर साहब ने, ठीक है। ये पंक्तियां लिखी है दिनकर साहब ने, ठीक है। इस देश के है दीन बंधु आप फिर अपनाइए भगवान, भारत वर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। ये कौन कहता है? ये मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं, ठीक है। शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता द्रग जल का। अब आप जब पढ़ोगे तो पढ़ते वक्त आप जिस तरीके से पढ़ते हो ना, पढ़ते वक्त आपको सेंस आना चाहिए कि ये चीज किसने कही होगी। इनकी एक धारणा है, इनकी एक अवधारणा है जिस आधार पर ये लोग लिखते हैं, कि जैसे अब आपने ये देखा ना, मित्रता, मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, इसे कब धन कब तोल सका है धन, रामधारी सिंह दिनकर की। तो आपको वो प्रसंग याद आना चाहिए कि जब अधिवेशन हुआ था, हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन होता है, वहां पर वहां पर कोई बड़े राइटर ही होते हैं, नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो वो क्या गिरने लगते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर उनका हाथ थाम को उनको पकड़ लेते हैं कि जब, और फिर वो कहते हैं कि जब जब राजनीति गिरेगी, जब जब राजनीति डगमगाएगी, साहित्य उसे वैसे ही संभालता रहेगा। तो इस तरीके का एक पर्सपेक्टिव बनाइए, एक माइंडसेट बनाइए कि कौन किस मानसिकता के साथ लिखता है, कौन किस दृष्टिकोण के साथ लिखता है। अगर आप वो दृष्टिकोण बना लेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर साहब इस तरीके का लिखते हैं, मैथिलीशरण गुप्त साहब इस तरीके का लिखते हैं, महादेवी वर्मा इस तरीके का लिखते हैं, तो आपको चीजें याद करना थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, इसे कब इसे तोल सका है धन, रामधारी सिंह दिनकर की है। इस देश के है दीन बंधु आप फिर अपनाइए भगवान, भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। तो भारतवर्ष को फिर से पुण्य भूमि बनाने की बात कौन कहता है? मैथिलीशरण गुप्त, ठीक है। आगे है शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता जल द्रग का। अब ये किसने लिखी है, मतलब किनकी पंक्तियां हैं? ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां है। नास भी हूं मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी। अब आप इस पंक्ति को पढ़ के सोचिए, समझिए कि इतनी गहरी बात,
तम के बारे में, अंधकार के बारे में, विरह के बारे में कौन लिख सकता है? थोड़ा पढ़ने से सेंस तो आ ही रहा है कि ये विरह की तरफ जा रही है, ये थोड़ी सी अवसाद की तरफ जा रही है, थोड़ा सा गहरा, ऐसा कि कहीं कहीं कोई कमी है उसकी तरफ जा रही है। तो नास भी हूं मैं, अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी, ये कौन कह सकता है? इस तरीके की चीजें लिख सकती है सिर्फ और सिर्फ महादेवी वर्मा। ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं ना, ये भी हमें देखना है कि रमपतिया, चुरमुनिया, धुन्नीराम, पलटदास। तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है कि तीसरी कसम जो कहानी है भरणेश्वर नाथ रेणु जी की है, उसके कौन कौन से पात्र है? धुन्नीराम और पलटदास। ठीक है, आगे है वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का मुख्य पात्र है? तो अगर आप दुलाई वाली कहानी पढ़े हुए हो, और चूंकि हम हमारे बैच जो शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य का पेपर 2 का बैच हम शुरू कर रहे हैं, उसमें एक कहानी लगी हुई है दुलाई वाली, है ना, दुलाई वाली, उसमें वंशीधर मुख्य पात्र है। ठीक है, उसका वंशीधर मुख्य पात्र है। उसने कहा था ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ये गैंग्रीन कहानी लिखी हुई है अज्ञे साहब की, अपना अपना भाग्य जयेंद्र साहब की। यहाँ से प्रश्न आया है, इस बार आया था कि बालक की कौन सी आंखें, कि हिंदुस्तान के 9 निहालों की आंखें किस तरीके की है? तो वहां पे पता चला है कि पीली पीली आंखें हैं। तो ये पीवाईक्यूज में भी आया है। ठीक है, अंतिम प्रश्न होगा आज का कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम लगाइए। तो आप इसका सही क्रम लगाइए कि कौन हाँ, एक सेकेंड, सही, एक सेकेंड, उपन्यासों का सही क्रम लगाने का प्रश्न तो पूछा ही जा रहा है ना, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि क्रम से सवाल आते हैं, रचनाओं के क्रम से सवाल आते हैं, रचनाकारों के क्रम से सवाल आते हैं। तो आप ये देखिए कि इसमें इसका क्रम क्या है। अब आप देखिए कि इसका क्रम क्या है कि झूठा सच जो उपन्यास है, झूठा सच लिखा गया है 1958 और 60 में। इसके 2 पार्ट है। झूठा सच उपन्यास है, इनका है यशपाल साहब का, यशपाल साहब का है झूठा सच। 2 भागों में लिखा गया है, हमारे 2 भागों में है, 1958 और 1960 का। उसके बाद में आपका बंटी 1971 में। ठीक है, धरती धन्ना अपना, ये है 1972 में। ठीक है, और मैया दास की माड़ी है 1988 में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीजों को पढ़ते हुए चलना है, देखते हुए चलना है कि कौन कौन सी चीजें कहाँ है और किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो ये प्रश्न है, हम पीवाईक्यूज भी करेंगे। पीवाईक्यूज का 360 डिग्री एनालिसिस करते हुए 360 डिग्री एनालिसिस करते हुए हम पीवाईक्यूज देखेंगे। तो अभी हमारा बैच लॉन्च हो चुका है हिंदी का, आप उसे डाउनलोड, ऐप को डाउनलोड कीजिए। और एक सेकेंड, हाँ, हमारा बैच लॉन्च हो चुका है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए और बैच में एनरोल हो जाइए। 15% का डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है। 2 तारीख से हमारा, 2 फरवरी से हमारा हिंदी की क्लासेस डेट टू डेट चलना शुरू हो गई है। 2 फरवरी से हमारी क्लासेस शुरू है, तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए और अपना नेट JRF 2026 की एक सीट सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सो मच।